आपके पास मैं आना चाहूंगी सिद्धार्थ जी। इस जो सर्वे है इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया तो चाहूंगी ही कि आप वो प्रतिक्रिया दें कि ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि अगर 44% से ज्यादा अगर अगर परसेंटेज जो है वोटर्स का वो अगर इंडिया की तरफ जा रहा है तो ये एक बहुत बड़ा चंक है, यानी कि आप लगभग इसको आधा समझ लीजिए। दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू जो कहते हुए नजर आ रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू दबे अल्फाज में बहुत सारी चीजों को कहते रहे, लेकिन अब वो खुलकर एक बाकायदा तौर पर एक इंटरव्यू दे रहे हैं। उस इंटरव्यू में इन तमाम सवालों के जवाब देते हुए वो ये बता रहे हैं मोदी जी को एक तरह से कि अगर आपने ये किया मोदी जी तो ठीक नहीं होगा। यानी कि क्या आपको लगता है कि बिहार के बाद ये अगर ये एनडीए हारता है तो ये दोनों बैसाखियां जो हैं ये बहुत कुछ कमाल कर सकती हैं और बिहार के बाद बहुत कुछ पलट सकता है? और नायडू की ये टिप्पणी, ये कहना कि ये भयावह है, कितना महत्वपूर्ण आप इसको मानते हैं? जी नायडू जी और बिहार दोनों चीज हमें पता है राजनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी नायडू जी के समर्थन से ही वो चली थी और नीतीश कुमार के ही समर्थन से चली थी। हमें पता है वाजपेयी जी की पहली बार सरकार 13 दिन की बनी थी तो कोई समर्थन नहीं मिला था, लेकिन अगले बार जब उनकी 13 महीने की सरकार बनी तो सबसे पहले समर्थन देने वालों में से चंद्रबाबू नायडू और बिहार के नीतीश कुमार ही थे। तो भारत की राजनीति में आंध्र प्रदेश और बिहार का बहुत महत्व है। और ये जो आपका सर्वे बता रहा है बिहार में कि एनडीए पिछड़ रहा है और इंडिया गठबंधन बढ़ रहा है, उसका सीधा सीधा तथ्यात्मक आकलन ये है कि पिछले 5 साल में भारत में करीब करीब 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ परिवारों की कमाई में कमी आई है। ये एक तथ्य है। कोई भी तथ्य इस तथ्य को आप अपने किसी भी व्हाट्सएप में भी जो मेटा एआई है आप रिसर्च करके कोई भी देख सकता है कि पिछले 5 साल में भारत में 5 करोड़ लोगों के 5 करोड़ घरों की औसत कमाई जो है महीने में जो उनका इनकम है वो घटा है। दूसरी तरफ एक बहुत मजेदार तथ्य है कि भारत में 2024 में जो चुनाव हुए थे जिसमें कि भाजपा को 240 सीट आई थी, एनडीए की सरकार बनी थी, तो कुल मिला के एनडीए को 31 करोड़ वोट मिले थे 2024 में। और भारत में कुल मिला के 30 करोड़ लोग ही ऐसे हैं जिनके पास किसी तरह का वाहन अपना है, चाहे वो कार हो चाहे वो मोटरसाइकिल हो। तो बड़ा मजेदार ये तथ्य है कि भारत में वाहन मालिकों की संख्या 31 करोड़ है, 30 करोड़ है और एनडीए को जो वोट है वो 30 करोड़ है। मतलब दोनों की संख्या बहुत निकट की संख्या है। और 2024 में एनडीए के अलावा जो इंडिया गठबंधन था, मतलब इंडिया गठबंधन था, कई जगहों पे गठबंधन नहीं भी था लेकिन वहां पर बीजेपी के विरुद्ध में चुनाव लड़ रहे थे, तो 35 करोड़ वोट जो पड़े थे वो एनडीए के विपक्ष में पड़े थे। मतलब 2024 में 30 करोड़ वोट एनडीए के पक्ष में पड़े थे, 35 करोड़ वोट एनडीए के विपक्ष में पड़े थे और भारत में 31 करोड़ लोगों के पास ही अपना वाहन है। इसका मतलब ये कहने का पूरा मतलब ये तथ्य है कि किसी के पास अगर अपना वाहन होता है तो किसी के पास एक गाड़ी आ जाती है तो व्यक्ति थोड़ा स्वतंत्र हो जाता है, आर्थिक रूप से उसके कमाई के साधन बढ़ जाते हैं, सरकार के ऊपर उसकी निर्भरता कम हो जाती है, सड़क छोड़ के वो सरकार के ऊपर निर्भरता कम रहती है। ऐसे में वो भाजपा के प्रचार तंत्र से ज्यादा प्रभावित होने की संभावना अधिक हो जाती है, सरकार पर निर्भरता कम हो जाती है। लेकिन सरकार पर निर्भरता, भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, अगर 30 करोड़ लोगों के पास अगर गाड़ी है भी तो वो 110 करोड़ लोगों के पास तो गाड़ी नहीं है, तो उनकी सरकार के ऊपर जो निर्भरता होती है, चाहे वो शिक्षा के लिए हो, स्वास्थ्य के लिए हो, बिजली के लिए हो, पानी के लिए हो, ये सब ज्यादा होती है। और पिछले 5 साल में 5 करोड़ लोगों की कमाई घटी है। तो स्वाभाविक है कि भाजपा की जो आर्थिक नीतियां हैं वो लोगों को गरीब से गरीबतर बनाते जा रही हैं और इसीलिए भाजपा के बारे में लोगों में एक गुस्सा है। इसीलिए 2024 में भी वो 400 पार की बात कर रहे थे लेकिन 240 पर आके अटक गए। इस बार भी लग रहा है कि बिहार में यही होगा। हाँ, बशर्ते इसमें दिल्ली और महाराष्ट्र और हरियाणा में जिस तरह से चुनाव का धांधली हुआ था, चुनाव की चोरी हुई थी, आप वोटरों को घर से बाहर नहीं निकाल रहे थे, भाजपा के अगर अलग जो कि गैर भाजपा के वोटर हैं उनका नाम कटवा रहे थे, चुनाव होने के बाद वोटरों की संख्या बढ़ा रहे थे, वो सब अगर नहीं हुआ तो बिल्कुल स्पष्ट है कि 2024 से ही भाजपा और भाजपा की सरकार की लोकप्रियता में बहुत तेज गति से कमी आ रही है, क्योंकि आर्थिक रूप से इस देश में लोग पहले जो गरीब थे वो ज्यादा गरीब होते जा रहे हैं। तो ये तो मैंने बता दिया आपको जो सर्वे आया था।
उससे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब लग रहा है कि ये जो बैसाखी है चंद्रबाबू नायडू जी की, ये बैसाखी अब डामाडोल हो रही है। क्योंकि सीधा सा एक नियम होता है, कोई किसी से दोस्ती बाद में करता है, सबसे पहले अपने अस्तित्व को देखता है। तो जो भाजपा ये जो परिसीमन की बात कर रही है लोकसभा की, तो वो उसमें संख्या पर बहुत जोर दे रही है। हमें पता है कि भाजपा संख्या का खेल बहुत ज्यादा खेलती है, लेकिन वो कह रही है कि पॉपुलेशन के आधार पे वोट मतलब परिसीमन वगैरह होगा। तो दो तीन चार चीजें मेरे ख्याल से डीबी लाइव के दर्शकों को ध्यान में रखना चाहिए। सबसे पहला ये कि भारत के संविधान की धारा 1 भारत को जब परिभाषित करता है कि भारत क्या है, तो वो कहता है कि भारत राज्यों का संघ है। मतलब भारत बनता ही है राज्यों से। और राज्य कैसे बने हैं? राज्य बने हैं भाषाई आधार पे। अलग राज्य है, कन्नड़ की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। तमिल भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। बंगाल की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। पंजाब की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। असम की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। गुजरातियों की भाषा अलग है, उनका राज्य अलग है। तो भारत में राज्य बने हैं भाषा के आधार पर, और भारत की परिभाषा, भारत की संविधान की पहली धारा राज्यों के संघ के रूप में होती है। मतलब राज्य प्रमुख है और भारत का जो केंद्र सरकार है वो बाद में आती है, राज्य मिलके केंद्र बनते हैं। तो सबसे पहली बात यह है। दूसरा, भाजपा बार बार मैथमेटिक्स बोलती है कि पॉपुलेशन के आधार पे, जनसंख्या के आधार पे परिसीमन होगा। तो जनसंख्या के आधार पे कभी भी परिसीमन नहीं होता है। उदाहरण के लिए दिल्ली के बीच में एक तिहाड़ जेल है, उसमें 20,000 लोग रहते हैं। वो 20,000 लोग भी भारत की जनसंख्या में तो आते हैं, लेकिन एक भी उसमें वोट नहीं डालता, क्योंकि वो वोट डाल नहीं सकता। तो कभी भी जो परिसीमन होता है वो जनसंख्या के आधार पे नहीं होता है, वो अलग अलग चीजों के कारण होता है, जिसमें कि क्या कहते हैं, जनसंख्या के आवंटन होता है, कई बार भाषा के आधार पर, संस्कृति के आधार पर, भूगोल के आधार पर। उदाहरण के लिए भारत का सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र जो है वो लक्षद्वीप में आता है, जिसमें कि 50,000 से कम वोटर हैं। मतलब 50,000 वोटर मिलके एक लोकसभा का चुनाव करते हैं। और दक्षिण भारत में ही, लक्षद्वीप से ज्यादा दूर नहीं है, एक आंध्र प्रदेश में मलकागिरी नाम की एक लोकसभा सीट है, वहां पर 30 लाख लोग एक एमपी को चुनते हैं। मतलब सोचिए, कहां पर 50,000 आदमी में एक एमपी चुना जाता है और कहां पर 30 लाख लोगों में एक एमपी चुना जाता है। अगर संख्या के आधार पर कीजिए तब तो लक्षद्वीप के 60 लोकसभा सीट हो जाने चाहिए सिर्फ एक मलकागिरी नाम के सीट से। तो सबसे पहले ये जो भाजपा का इकोसिस्टम लोगों को कहता है कि परिसीमन जनसंख्या के आधार पर होता है, जनसंख्या के आधार पर परिसीमन नहीं होता। मैंने 2 उदाहरण दे दिए। तिहाड़ जेल है तो उसकी जनसंख्या में तो गिनती होती है, लेकिन वो वोटरों में गिनती नहीं होती। और जनसंख्या के आधार पर ही अगर परिसीमन होता तो लक्षद्वीप में 50,000 वोटर पर एक लोकसभा, और मलकागिरी नाम के एक सीट पर 30 लाख लोगों पर एक लोकसभा क्यों होती? तो इसका मतलब ही है कि लोकसभा का जो परिसीमन होता है वो भाषा, संस्कृति, भूगोल, इन सब चीजों को मिला के होता है। ये मैथमेटिक्स नहीं है कि 2 कपड़ा सुखाने में 20 मिनट लगा तो 4 कपड़ा सुखाने में 40 मिनट नहीं लगता है। 4 कपड़ा भी 20 ही मिनट में सूख जाता है, क्योंकि आप साथ में सुखाते हैं। तो चुनाव होता यह है कि इसको आप ऐसा समझिए कि कहीं पर भी कोई भी परिसीमन जब होता है, इसको साधारण भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें तो घर में मेरी माँ है, हम लोग 5 लोग खाना खाते हैं। वो जब खाना बनाती है तो उनको पता है कि कौन बेटा चावल में दाल ज्यादा खाता है, कौन बेटा दाल में चावल कम खाता है। उस हिसाब से, उस अनुपात से वो खाना ऐसा बनाती है कि हर व्यक्ति को, घर के 5 लोगों को पेट भर के खाना भी मिले, संतुष्टि भी हो, और खाना बनाने के बाद रात में कोई खाना बर्बाद नहीं जाए। ये मेरी माँ ये नहीं कहती कि सभी 5 लोगों को एक एक ही कटोरी तुमको दाल दिया जाएगा। किसी को थोड़ा दाल ज्यादा खाना है, किसी को दाल थोड़ा कम खाना है। तो होगा ये कि उदाहरण के लिए तमिलनाडु में आज 39 लोकसभा की सीटें हैं और कुल भारत का 7% अनुपात है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में 80 सीटें हैं और कुल भारत का 15% अनुपात है। अब उत्तर प्रदेश को जो 80 सीटें मिली हुई है, तमिलनाडु को आज के तारीख में उससे कोई आपत्ति नहीं है। इसका मतलब तमिलनाडु को खुद 7% सीटें हैं और उत्तर प्रदेश को 15% सीटें हैं और तमिलनाडु को आज वो मान्य है। तो आगे आप कुछ भी परिसीमन कीजिए, सीटों की संख्या कितनी भी कीजिए, सीटों की संख्या बढ़ाइए या घटाइए, अनुपात कम नहीं हो सकता। मतलब ये कि नया परिसीमन आप अगर करने जाएंगे
तो उस परिसीमन में तमिलनाडु को न तो 39 से एक भी सीट कम हो सकती है और न ही 7% से, कुल जो आपकी लोकसभा होगी उस अनुपात में 7% से कम हो सकती है, क्योंकि लोकतंत्र होता ही है लोक का तंत्र, न कि लोगों को कंट्रोल करने का तंत्र। मतलब ये कि लोकसभा का जो नया परिसीमन होगा वो तभी होगा जब उसमें लोक की सहमति होगी। बीजेपी कोई मैथमेटिक्स बोलना शुरू करेगी या बीजेपी के इकोसिस्टम कोई मैथमेटिक्स समझाने जाएगा तो मैथमेटिक्स के आधार पे लोकसभा का परिसीमन आज भी नहीं है तो आने वाले समय में कैसे होगा। तो मेरे ख्याल से लोकसभा का इसी बात को चंद्रबाबू नायडू उठा रहे हैं कि परिसीमन एक ऐसी चीज है, लोकसभा की परिसीमन, जिसमें कि 1951 के बाद से अभी तक हाथ नहीं लगाया गया। वो हाथ इसीलिए नहीं लगाया गया क्योंकि आज उत्तर प्रदेश को ज्यादा सीटें हैं लेकिन तमिलनाडु को उससे कोई आपत्ति नहीं है। उदाहरण के लिए दक्षिण भारत के जो 4 राज्य हैं उसका वहां पर भारत के जनसंख्या में उनका अनुपात 16% है, लेकिन जीडीपी में वो 26% भारत के लिए अर्थव्यवस्था में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो कल को तो तमिलनाडु कहेगा और कर्नाटक बोलेगा कि हम तो भारत के लिए ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं तो मेरा सीट कम कैसे करोगे। तो ये जो तर्क है ना, भाजपा का ये तर्क है कि पॉपुलेशन के आधार पर होगा या जनसंख्या के आधार पर होगा। ये वैसा मैथमेटिक्स है कि 2 कपड़ा सुखाने में 20 मिनट लगता है तो 4 कपड़ा सुखाने में 40 मिनट लगेगा। 40 मिनट नहीं लगता है, चारों कपड़ा साथ में सुखाओ तो 20 मिनट में ही सूख जाता है। तो ये मैथमेटिक्स का खेल नहीं है, ये एक ऐसा खेल है कि भारत राज्यों का संघ है। एक राज्य को कुछ कम है या ज्यादा है लेकिन वो अभी उससे संतुष्ट है, दूसरे राज्य को हो सकता है उससे ज्यादा मिला हुआ है लेकिन जो छोटे राज्य को उससे कोई आपत्ति नहीं है। तो आज तमिलनाडु को 39 सीट और 7% लोकसभा के अनुपात में कोई आपत्ति नहीं है। उसको इससे भी आपत्ति नहीं है कि उत्तर प्रदेश के पास 80 सीटें हैं और 15% उसका अनुपात है। लेकिन ये अनुपात अगर घटाने की कोशिश होगी या ये सीटों की संख्या घटाने की कोशिश होगी तब तमिलनाडु नहीं, मैं कहता हूं सिर्फ तमिलनाडु नहीं, तमिलनाडु हो, आंध्र प्रदेश हो, तेलंगाना हो, कर्नाटक हो, पंजाब हो, बंगाल हो, ये सब राज्य ऐसे हैं जिन्होंने 1971 में भारत सरकार ने जब पहली बार परिवार नियोजन लाया था तो इन सब राज्यों ने परिवार नियोजन को इतने अच्छे से अपने यहां लागू किया कि इन सब राज्यों में जो जनसंख्या का विस्फोट था वो धीरे धीरे कम हो गया। तो आप किसी राज्य ने भारत सरकार के ही लाए हुए किसी नियम के अंतर्गत, अच्छा ये जो जनसंख्या का परिवार नियोजन का नियम था ये कोई राज्यों ने अपने इच्छा से नहीं लाया था। हमको पता है 1970 के आसपास में भारत में जनसंख्या ज्यादा हो रही थी, हम दो हमारे दो करके एक नारा चला था, वो तो भारत सरकार का ही नारा था। अब कर्नाटक पूछेगा, तमिलनाडु पूछेगा कि भारत सरकार ने कोई एक स्कीम लाई थी, हमने उस स्कीम को अच्छे से लागू किया, उसके चलते हमारे यहाँ जनसंख्या कम हुई, हम ज्यादा पैसा कमा के दे रहे हैं, इसके बदले तुम मेरा लोकसभा सीट भी कम कर दोगे और अनुपात भी कम कर दोगे। इसका मतलब जो बच्चा अच्छा पढ़ रहा है मास्टर जी उसी को छड़ी मारेंगे क्या? अच्छे पढ़ने वाले को तो मास्टर जी छड़ी नहीं मार सकते। तो चंद्रबाबू नायडू इसी बात को कह रहे हैं और वो भारत के भाजपा सरकार को एक तरह से चेतावनी भी दे रहे हैं कि ये चीज एक मधुमक्खी का छत्ता जैसा है, इस चीज में बहुत सारी जटिलताएं हैं, ये मैथमेटिक्स 2 और 2 4 जैसा नहीं है, इसमें केमिस्ट्री भी है, बायोलॉजी भी है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज है। आप इस कॉम्प्लिकेटेड चीज को हाथ लगाना मतलब मधुमक्खी के छत्ते में हाथ लगाने जैसा है और भारत के संविधान की धारा 1 का सीधा सीधा वो उल्लंघन हो जाएगा, क्योंकि भारत की संविधान की धारा 1 कहती है कि भारत राज्यों का संघ है। आप राज्यों को कमजोर करके भारत को मजबूत नहीं कर सकते हैं, राज्य ही देश बनाता, सभी राज्य मिलकर ही भारत बनता है। आप देश को मजबूत करने के चक्कर में राज्यों को कमजोर नहीं कर सकते। अगर किसी राज्य में नए परिसीमन के चलते लोकसभा की सीटें घट गई या कुल लोकसभा में उसकी जो क्या कहते हैं रिप्रेजेंटेशन है, वो रिप्रेजेंटेशन का अनुपात अगर घट गया तो इसका मतलब तो वो राज्य कमजोर हो गया, तो वो तो भारत के संविधान की धारा 1 का उल्लंघन हो जाता है। तो मेरे ख्याल से जो चंद्रबाबू नायडू कह रहे हैं वो घुमा फिरा के एक चेतावनी दे रहे हैं मोदी सरकार को कि ये जो परिसीमन का जो खेल वो खेल रहे हैं, 1 नेशन 1 इलेक्शन और ये सब जो करने की कोशिश कर रहे हैं, बड़ा सा इन्होंने लोकसभा बनाया है जिसमें 800 लोगों को बिठाने का व्यवस्था है, वो सब ठीक है। लेकिन अगर दक्षिण भारतीय राज्यों को, और सिर्फ इसमें दक्षिण भारतीय राज्य नहीं आएंगे, इसमें पंजाब भी आ जाएगा, इसमें असम भी आ जाएगा, इसमें बंगाल भी आ जाएगा,
जिन जिन राज्यों ने पिछले 40 साल में जनसंख्या नियंत्रण किया है उनको आप सजा नहीं दे सकते। अगर कोई भी योजना के अंतर्गत उनको सजा होगी, लोकसभा में उनका सीटों का अनुपात गिरेगा या लोकसभा के सीटों की संख्या घटेगी उनकी, तो वो इस चीज को मंजूर नहीं करेंगे। यही बात चंद्रबाबू नायडू समझा रहे हैं और मेरे ख्याल से भाजपा को अब समझ में भी आ जाएगा, क्योंकि वो उनके बहुत महत्वपूर्ण बैसाखी भी है। स्पष्ट मानना है कि 2024 के चुनाव का जो क्या कहते हैं तथ्य हैं, उसकी जो संख्या है, वही बता रहे थे कि भाजपा का फिसलन, भाजपा की ढलान शुरू हो गई है। हाँ, ये मैं मानता हूं कि इस चीज को भाजपा ने भी समझ लिया, इसीलिए उसके बाद जो चुनाव हुए थे, मतलब राज्य के चुनाव, जो चाहे वो महाराष्ट्र के हुए हों, हरियाणा के हुए हों, दिल्ली के हुए हों, उसमें उसने बहुत क्या कहते हैं माइक्रो लेवल पर जाके राजनीति की, वहां के क्षेत्रीय दलों को तोड़ा। उसके बाद चुनाव आयोग में धांधली हुई, वहां पे मतलब क्या कहते हैं वोटरों को बाहर निकालने से रोकने का काम हुआ, वोटर लिस्ट में छेड़छाड़ हुई। तो ये सब चीजें जब इतनी ज्यादा अगर भाजपा कर रही है, इसका मतलब भाजपा को भी पता है कि उसकी लोकप्रियता घट रही है। अब खेल ये है कि लोकप्रियता के मामले में तो भाजपा स्पष्ट है कि 2024 चुनाव के बाद अयोध्या वो हार गई, तो और क्या कहना है। तो चुनाव में लोकप्रियता तो उसकी कम हो ही चुकी है, और दक्षिण भारत में भी उनका कोई विशेष पहले भी पकड़ नहीं थी, अभी भी पकड़ नहीं है। खेल अब यह है कि क्या इंडिया गठबंधन इस आने वाले बिहार चुनाव में हरियाणा या दिल्ली या महाराष्ट्र की तरह चुनाव धांधली को रोक पाएगा। एक है कि चुनाव धांधली को उजागर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंपायर गलती किया, उसको आप उजागर करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि अंपायर ने तो डिसीजन दे दिया। क्या आप अंपायर को गलती करने से रोक सकते हैं? क्या अंपायर जानबूझ के चाह के भी गलती नहीं कर पाए, इस तरह का दबाव ला सकते हैं? अगर चुनाव को इस तरह से दबाव में इंडिया गठबंधन आने वाले चुनावों में, खास करके सबसे पहले तो बिहार का चुनाव है, चुनाव आयोग के ऊपर, अंपायर के ऊपर इतना ज्यादा दबाव लाए कि किसी भी तरह की धांधली अगर नहीं होगी, तो मुझे लगता है कि 2024 के बाद से जिस तरह का भाजपा का ढलान चल रहा है, इंडिया गठबंधन आराम से क्या कहते हैं बिहार का चुनाव जीत जाएगा, ऐसा मुझे लगता है। ये बशर्ते तब होगा जब क्या कहते हैं इंडिया गठबंधन जो अंपायर है उस पर इतना दबाव लाए कि वो किसी भी तरह की धांधली ना कर सके। इसमें धांधली को उजागर करने से कुछ नहीं होगा। कोई एक आपने क्या कहते हैं अखबार में आर्टिकल लिख दिया, वो केरल में भी लोगों ने पढ़ लिया, उनको बहुत अच्छा लगा, केरल में तो चुनाव नहीं हो रहे हैं। ये चीज जानकारी की नहीं है, ये चीज रोकथाम की है। मेरे ख्याल से जानकारी पूरे देश को है, अभी तक टीम इंडिया इसको रोक नहीं पाई है। आने वाले समय में उसको रोकने का कोई ना कोई जुगाड़ करना पड़ेगा। बिल्कुल, उसको आने वाले वक्त में जरूर और करना पड़ेगा। और लगातार जो ये बात एक्सपर्ट्स भी कहते आए हैं कि ट्विटर पर लिखकर, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, चिट्ठियां लिखकर, लेटर लिखकर, आर्टिकल लिखकर काम नहीं चलने वाला है, बल्कि आपको जब तक जनता को इसके साथ नहीं जोड़ेंगे, कोई जन आंदोलन नहीं आप करेंगे, तब तक कोई बड़ा फैसला या कोई बड़ा दबाव बनेगा ये मुश्किल ही लगता है। और अब ये सीखने वाली बात इंडिया गठबंधन के लिए, जो लगातार इलेक्शन दर इलेक्शन, जीते हुए इलेक्शन वो लूज कर रहा है, अब आने वाले वक्त में तो कई महत्वपूर्ण चुनाव हैं, उसको ये सीख देखने की जरूरत है। जनता तो बता रही है कि उसका रुझान किधर है, कि वो एनडीए से, मोदी सरकार से पस्त हो चुका है और वो नए ऑप्शन की तरफ जाना चाहता है। बहुत बहुत शुक्रिया ओमकारेश्वर जी आपका, सिद्धार्थ जी आपका, कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए धन्यवाद। शुक्रिया और धन्यवाद आप तमाम दर्शकों का भी कार्यक्रम का हिस्सा बनने के लिए। आप